हाय। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 10 ज्योग्राफी का। ठीक है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो आज इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि पूरा चैप्टर 30 मिनट में पूरा कैसे रिवाइज हो जाता है। ठीक है, कुछ भी नहीं छूटेगा इसमें से, सब कुछ हम लोग इसमें से कंप्लीट कर लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब एक काम करना, ये पूरा वीडियो देख लो, इसके बाद फिर हम और बात करते हैं। एक बार फिर ये लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो देखना, तो आपको लगे ऐसा कुछ छूट रहा है तो बताना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला ही टॉपिक, व्हाट इज़ रिसोर्सेज। अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो रिसोर्सेज होते क्या हैं, जो भी हमारे यूज़ में आए, हमारे नीड को क्या करें, सेटिस्फाई करें। नॉर्मल, बस यही डेफिनेशन है रिसोर्सेज की। बस तीन चीज़ों का ध्यान रखना है, एक इकोनॉमिकली फिजिबल होने चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल होने चाहिए और टेक्नोलॉजी के हिसाब से निकालने चाहिए। अभी इसका मतलब क्या होता है, नॉर्मल सा मतलब है कि जैसे मान लो पेट्रोल है। अभी हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं कि हम पेट्रोल को ज़मीन से निकाल सकते हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है। इकोनॉमिकली फिजिबल मतलब क्या होता है, ताकि हम उसे खरीद सकें, मतलब रेट नॉर्मल हो, जैसे 100 रुपये है अभी हम ले सकते हैं। अब यही पेट्रोल 1000 रुपये लीटर होगा तो हम क्या ले पाएंगे, क्या ले लेंगे, पर कोई नीड नहीं होगी ना। अब 1000 रुपये पेट्रोल लीटर तुम ले रहे हो और गाड़ी चलनी है तुम्हारी 30-40 किलोमीटर, कोई सेंस है इस बात का, इसलिए कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और कल्चरली मतलब समाज उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, बस ये नॉर्मल है। जैसे हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल क्या आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले नहीं था क्या, ज़मीन के अंदर था ना। लेकिन वो राजाओं महाराजाओं के टाइम पे, मुगल्स के टाइम पे क्या वो रिसोर्सेस के अंदर आता था, नहीं आता था, क्योंकि तब हमारे पास उसको निकालने के, यूज़ करने की क्या नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी। समझ में आया, इसलिए वो रिसोर्सेस नहीं था। तो ये होती है नॉर्मल रिसोर्स की डेफिनेशन। अब अगर हम बात करें टाइप की, तो देखो कोई भी चीज़ हमारे यूज़ में आए, सेटिस्फाई करे, ये रिसोर्स बता दिया। तो फ़ैन भी एक रिसोर्स में आ रहा है, गर्मी लग रही है, फ़ैन यूज़ कर लिया। अगर देखा जाए प्लांट ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। वाटर वो भी यूज़ में आ रहा है, जैसा तुम देख पा रहे होगे इसमें। मोबाइल फ़ोन, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें। पर अब यहीं से हम लोग देख पा रहे हैं ना, कुछ आधी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों ने बनाई हुई हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो कि पहले से अवेलेबल हैं, बाय नेचर, बाय गॉड। जैसे कि फॉरेस्ट, वाटर, ये किसी ने बनाया क्या, नहीं बनाया, ये पहले से अवेलेबल है। ठीक है, और जैसे ये बाद में देखा जाए कि बिल्डिंग, फ़ोन, मशीनरी, ये सब क्या लोगों के द्वारा बनाए गए हुए हैं। ठीक है, तो ये हो जाते हैं मैन मेड रिसोर्सेज, यहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज। अच्छा, अब ये इतने सारे रिसोर्सेज हैं ना, तो इसके बेस पे हम लोगों ने क्या कर लिया है कि ना, ऐसा समझ लो कि 4 अलमारी बना दी हमने अलग अलग। अब बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, हर अलमारी में हम अलग अलग टाइप के क्या रखेंगे, रिसोर्सेज रखेंगे। जैसे नेक्स्ट पेज, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज देखा 4 टाइप का, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। ओरिजिन क्या होता है, जैसे देखो हमने इतने सारे रिसोर्सेज देखे, कुछ होते हैं लिविंग और कुछ होते हैं नॉन लिविंग। तो इस हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन 2 टाइप के हो जाते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक नॉर्मल जितने भी लिविंग थिंग्स से जुड़े हुए हैं या लिविंग थिंग्स से कंपोज्ड हैं, वो बायोटिक रिसोर्सेज। अबायोटिक जिनमें जान ही नहीं है, मरे हुए हैं, मतलब जिनमें फील नहीं है। ठीक, अब देखो बायोटिक मतलब जो जिंदा है उसमें 2 ही आएंगे, प्लांट और एनिमल। तुम्हें मेन ये 2 पढ़ने हैं, बाकी बैक्टीरिया वगैरह भी इसमें आ सकते हैं। बस खत्म हो गया, बायोटिक में इतनी रिसोर्स है। अबायोटिक में बहुत सारे हो सकते हैं, पेट्रोल, डीजल, रॉक, मिनरल, बिल्डिंग, फैन, वॉट एवर यू कैन थिंक। ओके, ये खत्म हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। देन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी 2 ही टाइप हो सकते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। मतलब क्या होता है इनका, रिन्यूएबल ऐसे रिसोर्सेज जिनको तुम कितना भी यूज़ करो, कितना भी यूज़ करो, कभी ख़त्म होंगे क्या, नहीं ख़त्म होंगे। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज तुमने एक बार यूज़ कर लिया, वो ख़त्म हो गए, तो तुम उनको वापस लाना या तो बहुत मुश्किल होगा या तो नामुमकिन सा होगा। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा ये। रिन्यूएबल सोर्सेज मतलब देखो, जैसे तुमने वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनाई। अब वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनाने में वो जो टरबाइन से बन रही है, तो क्या वाटर ख़त्म होगा क्या कभी, कि तुमने इलेक्ट्रिसिटी आज ज़्यादा बना ली तो तुम्हारा वाटर ख़त्म हो गया, नहीं ना। जैसे इसमें विंड मिल बनी हुई है, विंड मिल हवा जा रही है, उसकी वजह से विंड मिल घूम रही है और इससे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। तो क्या बाद में कभी ऐसा होगा कि हवा ख़त्म हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी बनाते बनाते, नहीं ना, वो तो फ्लो करती रहेगी, तुम बनाओ या ना बनाओ उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये होता है रिन्यूएबल सोर्सेस। नॉन रिन्यूएबल पेट्रोल है, एक बार तुमने वो 1 लीटर पेट्रोल डाल के 40 किलोमीटर या 45 जितनी भी तुम्हारी गाड़ी चलती है चला दी, वो पेट्रोल वापस आ सकता है क्या, वो तो एग्जॉस्ट हो गया ना एक बार, तो वो हो गया ख़त्म। ये होता है, जितने भी फॉसिल फ्यूल होते हैं नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल, तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक, देन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अच्छा सोचो, इतने सारे रिसोर्सेज हम पढ़ रहे हैं, हर रिसोर्सेज की ओनरशिप किसी ना किसी के पास तो होती होगी। जैसे हमने फ़ैन का एग्जांपल लिया, तो पर्टिकुलर किसका है, जैसे अगर तुम्हारे घर में लगा तो तुम्हारा ही हुआ ना।
तो ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज, टेबल, फैन, मोबाइल, लैपटॉप, ये सब इंडिविजुअल रिसोर्स होते हैं जिनके ऑनर तुम खुद होते हो या कोई एक व्यक्ति होता है। क्लियर हो गया होगा। अगला होता है कम्युनिटी रिसोर्सेज। कम्युनिटी रिसोर्सेज सिंपल है कि तुम जैसे 2 या 2 से ज़्यादा उसके मालिक हो सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कॉलोनी में गार्डन है, वो किसी एक का है क्या? बिल्कुल नहीं, हर कोई जा सकता है, हर कोई घूम सकता है वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कम्युनिटी रिसोर्सेज के अंदर आता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे तुमने धर्मशालाएँ देखी होंगी, अनाथ आश्रम होते हैं, ठीक है। तो वैसे मतलब मैक्सिमम एग्जांपल हो सकते हैं, पर अगर गार्डन की बात करें, वो एज अ रिसोर्स है, वो तुम सबके काम आ रहा है। जैसे कहीं चौल वगैरह होती है ना, चौल वाले एग्जांपल से समझ लेना कि वहाँ ना एक ही बोरिंग होती है पूरी कॉलोनी में और वही सब लोग यूज़ कर रहे होते हैं। तो वो किसी एक ही है क्या? बिल्कुल नहीं, उसे हर कोई यूज़ कर रहा है। समझ में आ रहा है? भाई हाँ तो बोलो, समझ में आ रहा है। कम्युनिटी रिसोर्सेज में तो तुम उसे सब लोग यूज़ कर सकते हैं मिलके। हो गया। नेशनल रिसोर्सेज, पहाड़, रोड्स, ठीक है, जो गवर्नमेंट के गार्डन होते हैं, गवर्नमेंट बैंक होती हैं, ये सब क्या है? नेशनल रिसोर्सेज हैं। इसे कोई और किसी और की ओनरशिप में आते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये सब हो गया नेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल क्या होता है? इंटरनेशनल में अगर तुम 2 तरीके से बोल सकते हो, एक तो ये बोल लो जो इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इन तीनों के अंदर नहीं आता तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज हो जाएगा ये, ठीक। लेकिन एक चीज़ और होती है, ओशियन से समझना कि जैसे देखो ओशियन तो बहुत बड़ा है और वो हर एक कंट्री से लगा होता है, तो फिर कितना किसका ओशियन है ये डिफाइन करना ना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो हम लोगों ने क्या एक चीज़ डिसाइड कर ली, एक जैसे हमारे किलोमीटर होते हैं ना, या हमारी यूनिट होती है किलोमीटर नापने की, इसी तरह एक यूनिट होती है नॉटिकल माइल। तो हमने कुछ नॉटिकल माइल अपने, जैसे हमारी लैंड बाउंड्री होगी उससे कुछ एरिया अपना हो जाएगा। जैसे तुम्हें एग्जैक्ट बताने के लिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ ना, एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता। मान लो हमने बाउंड्री से समुद्र का सिर्फ 1-1 किलोमीटर का एरिया हमने ले लिया, तो और जितना भी फिर समुद्र बच गया ना, हर कंट्री ऐसे करेगी, 1-1 किलोमीटर मान लो एरिया ले लेगी, और जितना भी फिर पूरा एरिया बच रहा है वो सब एरिया ओशियन का किसके अंदर आ जाएगा? इंटरनेशनल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया इंटरनेशनल रिसोर्सेज, खत्म। फिर ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी अब देख लेते हैं अपन एक बार। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है? पोटेंशियल रिसोर्सेज। मतलब पोटेंशियल मतलब क्या होता है कि उसमें ताकत है बहुत ज़्यादा। क्या है? उसमें ताकत तो है, लेकिन हम अभी उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये हो गया पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। मतलब यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी अभी उतनी नहीं है कि हम उसको यूज़ कर सकें, पर रिसोर्सेज हैं हमारे पास, तो हो गया पोटेंशियल। डेवलप्ड, ये अपना सिंपल कि हमें पता है कि यहाँ पेट्रोल है, फिर हमने वहाँ एक फैक्ट्री लगाई, पेट्रोल यूज़ किया, निकाला, तो ये सब क्या हो गया? डेवलप्ड रिसोर्सेज में आ गया। स्टॉक, नेक्स्ट। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक क्या होता है? जैसे कि तुम्हें पता है, तुमने इसको यूज़ कर सकते हो, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी भी है, फिर भी तुमने क्या कर रखा है? उसको बचा के रख रखा है। ये होता है स्टॉक, कि मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, अभी मुझे उसकी नीड नहीं है। लास्ट, रिजर्व। रिजर्व मतलब होता है कि नीड तो है हमें, फिर भी हमने उसे बचा के क्यों रखा हुआ है? ताकि आने वाली जनरेशन वो रिसोर्सेज को यूज़ करके रख सके। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ईवी व्हीकल्स, देख रहे होगे तुम लोग आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में। क्या हमारे पास पेट्रोल ख़त्म हो गया है क्या? बिल्कुल नहीं, पेट्रोल तो है हमारे पास। फिर हम लोग इतना ईवी पे शिफ्ट वगैरह क्यों हो रहे हैं, ईवी क्यों यूज़ कर रहे हैं? रीज़न कि अभी तो पेट्रोल नहीं ख़त्म हुआ है। अभी तुम इसमें 10th के इकोनॉमी में पढ़ोगे जाके कि हमारे पास वर्ल्ड में सिर्फ 70 साल या 50 साल का पेट्रोल बचा हुआ है। अगर हमने लगातार यूज़ किया तो हमारे पास इतना ही, उसके बाद पूरा तरह से क्या हो जाएगा? वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम धीरे धीरे किस पे शिफ्ट हो रहे हैं? ईवी पे शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि अभी तो है हमारे पास, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए वो ख़त्म हो जाएगा ना, उनके लिए बचा के रखना है। ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अभी देखेंगे हम इसमें आगे, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अच्छा यही बता देता हूँ क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एकदम सिंपल सा, हमें सारे रिसोर्सेज यूज़ करने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब जो करना है करो, उसको तुम्हारी नीड के हिसाब से यूज़ करो, लेकिन हमारे आने वाली जनरेशन के लिए वो बचे हुए होने चाहिए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि तुम्हें मिल गया, तुमने उसको यूज़ करके पूरी तरह से क्या कर लिया? ख़त्म कर लिया, ठीक है। ये क्योंकि एक तरह से जो चीज़ हमने बनाई नहीं है वो हमें कोई एक तरह से राइट नहीं है कि हम उससे पूरी तरह एग्जॉस्ट कर दें, ठीक। चलो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है हमारा एजेंडा 21। अब ये क्या है? देखो, जितने सारे हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं ना, उतने ही ज़्यादा चांस होते हैं उन्हें एक्सप्लॉइट करने के। मतलब जैसे मान लो हमें जैसे पता चला कि पेट्रोल है कहीं पे, ठीक है, जिस कंट्री को पता चला होगा वो वहाँ कंप्लीट तरह से क्या करना स्टार्ट करेगी? माइनिंग स्टार्ट करेगी या पेट्रोल निकालना स्टार्ट करेंगे। अगर मान लो गोल्ड पता चल गया तो गोल्ड ही गोल्ड निकाले जा रहे हैं वहाँ से। एक्सेसिव माइनिंग होने लगती है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज होने लगता है। तो जब इन लोगों ने देखा कि सारी कंट्रीज़ ने ये प्रॉब्लम तो हमें आ रही है, तो उन्होंने क्या किया, 1992 में रियो डी जेनेरो, एक ब्राज़ील में एक जगह है, ठीक है, यहाँ पे एक अर्थ समिट होता है।
अब इसका नाम, अच्छा एक चीज़ और देख लो, इसमें क्या किया जाता है, देखो यही है कि पॉवर्टी और हंगर को कैसे बचाया जाए, मतलब रिसोर्सेज को इतने अच्छे से हमें यूज़ करना है कि कहीं भी गरीबी देखने को ना मिले, ज़मीनें ना ख़राब हो जाए। सोचो ना, कहीं से गोल्ड तुमने एकदम से बहुत ज़्यादा निकाल लिया, ठीक है, मान लो वहाँ से तुमने पूरी माइनिंग कर, तो वहाँ का पूरा एक तरह से फिर इकोसिस्टम ख़राब हो जाता है उसकी वजह से। अगर कहीं के रिसोर्स तुम एक्स्ट्रा एक्सेसिव यूज़ कर लो ना, तो सब खराब हो जाता है। जैसे अंडरग्राउंड वाटर है, अब हमें पता चल गया, धीरे धीरे क्या करोगे तुम, अंडरग्राउंड वाटर पूरा निकाल लोगे, फिर वहाँ धीरे धीरे क्या होगा, पेड़ पौधे वेजिटेशन ये होना कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक्सेसिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज बहुत दिक्कत देता था। तो इन्होंने नाम दिया एजेंडा 21। अच्छा एक चीज़ और समझना, अभी हमारी सेंचुरी कौन सी चल रही है, 21, और 1992 जब ये बना होगा तब सेंचुरी चल रही थी 20th सेंचुरी। तो इन लोगों ने एजेंडा 21 का मतलब ये है, एजेंडा मतलब एक प्लानिंग की पूरी तरह से कि हम रिसोर्सेज को किस तरह से यूज़ करेंगे, कितना यूज़ करेंगे, एक्सेसिव यूज़ ना करें, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं इलीगल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। 21st वाली सेंचुरी के लिए सब प्लानिंग की गई, ठीक है। 20 सेंचुरी में 21st वालों के लिए सब प्लानिंग की गई, इसलिए इसका नाम रखा गया एजेंडा 21। और मेन ये एरिया तुम्हें यहाँ दिख ही रहे होंगे कि बायोडाइवर्सिटी को बचाना, इकोसिस्टम मैनेजमेंट। अब मेन ये सब मिलके काम करेगा कौन, लोकल पार्टिसिपेशन होगा ताकि पॉल्यूशन कम हो। ये मिलके सारी गवर्नमेंट्स लगभग 170 प्लस, मतलब 170 प्लस कंट्रीज़ ने मिलके ये एजेंडा 21 में पार्टिसिपेट किया था, और ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ये आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं, देखो इसमें दो रिसोर्सेज हमें मेनली पढ़ने हैं, एक लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया और एक है सॉइल रिसोर्सेज इन इंडिया, वो हम आगे देखेंगे। अभी लैंड रिसोर्सेज देखते हैं अगर, तो लैंड रिसोर्स, लैंड क्या क्या चीज़ों से मिलके बना होता है, प्लेन, माउंटेन, प्लेट्यू। अच्छा प्लेट्यू क्या होता है, माउंटेन्स तो सबको क्लियर होंगे, प्लेन एरिया भी क्लियर है, ठीक है। अब प्लेट्यू क्या होते हैं, प्लेट्यू मतलब होता है एकदम प्लेन एरिया जा रहा है और आगे जाके वैली आ गई, जो खाई होती है ना, इसको तुम लोग पढ़ोगे आगे जाके 11th वगैरह में होता है ये, या CBSE किसी का होगा तो उसमें भी होगा कि प्लेट जब डाइवर्ज होती है ना, एक वर्ड होता है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, जब दो प्लेटें मिक्स होती हैं, प्लेट मतलब दो ज़मीनें जब टकराती हैं आपस में तो माउंटेन्स बनते हैं, और जब दो प्लेटें हटती हैं ना तब प्लेट्यू बनता है। प्लेट्यू मतलब प्लेन एरिया जा रहा है और फिर खाई आ गई लंबी से, ठीक है। तुम लोग इतना याद रख लें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। परसेंटेज इसमें लिखा हुआ है, प्लेन एरिया 43%, माउंटेन 30%, प्लेट्यू 27%, ठीक है। ये तो नॉर्मल था, अब हम आगे देखते हैं, ठीक। अब मेन है ये लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया, ये क्या होता है। तो जैसे देखो हमारे यहाँ फॉरेस्ट है, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड है, नेट सोन एरिया, फैलो लैंड, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन। देखते हैं। सबसे पहले फॉरेस्ट, हमारे यहाँ 33% क्या है अप्रॉक्स फॉरेस्ट है, ठीक है। अब फॉरेस्ट क्या होते हैं, कहीं भी अगर पेड़ वगैरह लगे हुए हैं हम उसे नॉर्मल क्या, वैसे ये ना बहुत ज़्यादा है, ये डेंस फॉरेस्ट की बात कर रहा है इसलिए इसमें हमने 33% लिखा है, ठीक है, टोटल ये नहीं है। फिर अब बहुत सारी लैंड ऐसी भी होगी जिसमें कल्टीवेट मतलब जिसमें हम खेती वगैरह कर रहे होंगे, ठीक है ना, वो किस में आ जाएगी, नेट सोन एरिया में, जिसमें हम खेती कर रहे हैं, कुछ उगा रहे हैं, व्हीट, कॉटन, राइस, ठीक है, कुछ भी जो भी तुम लोग कुछ उगा रहे हो जो खेती काम आ रही है, तो नेट सोन एरिया के अंदर आ जाएगा। वो हमने दिया लगभग 8%, ये अप्रॉक्स है। अब कुछ लैंड जो कल्टीवेशन के काम नहीं आ रही, वो दो टाइप में डिवाइडेड है, एक जिसमें हम बिल्डिंग बनाएंगे, जिसमें हम रोड बनाएंगे, जिसमें हम इंडस्ट्रीज़ बनाएंगे, ठीक है, तो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन आ जाएगा। और अगला अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, बहुत सारी ऐसी भी हो सकती है, जैसे देखो हर जगह बिल्डिंग वगैरह नहीं बनी, जैसे कि रेगिस्तान वो खाली पड़ा हुआ है, वो भी अनकल्टिवेटेड में, पर वहाँ पर बिल्डिंग्स बनी है क्या, तो बिल्डिंग्स वगैरह नहीं बनी, तो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में आ जाएगा। जैसे कि जहाँ पे पहाड़ वगैरह ज़्यादा आ जाते हैं, अब वहाँ ज़रूरी नहीं है कि फॉरेस्ट हो, तो वो वाला भी इसमें आ जाएगा, अनकल्टिवेटेड में आ जाएगा। फैलो लैंड क्या होता है, फैलो लैंड जहाँ पे तुमने बहुत सालों से खेती नहीं की है, देखो 1 साल से ज़्यादा अगर खेती नहीं की है तो करेंट फैलो, और 5 साल से 1 साल के बीच में आ रहा है अगर तो वो अदर फैलो, ठीक है। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था, इससे भी क्वेश्चन पेपर कम ही आता है। अगला इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे तुम्हें क्वेश्चन देखने को भी मिलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स इन इंडिया, ठीक। चलो हमें लगभग इसमें 6 से 7 तरह की सॉइल पढ़नी है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम एलुवियल सॉइल, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसमें नोट्स पूरा कंप्लीट नहीं लिखा हुआ है, मैं पर एक्सप्लेन कर दूंगा कम्प्लीटली। एलुवियल सॉइल ये पाई जाती है हमारे नदर्न प्लेन में। नदर्न प्लेन में क्या क्या आता है, जहाँ पे गंगा रिवर सिस्टम है हमारा पूरा, ठीक, यहाँ होती है एलुवियल सॉइल। क्वालिटी, अच्छा इसमें हम ना 5 पॉइंट वाइज देखते हैं। सबसे पहले एलुवियल सॉइल पाई कहाँ जाती है, तो नदर्न इंडिया में, मतलब यूपी बिहार वाले एरिया में, ठीक। अगला बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, रीज़न रिवर के पास वाला एरिया वैसे ही फर्टाइल होता है,
वो हमने 9th में देखते हुए आए, ठीक है। फर्टाइल हो गई, लोकेशन देख लिया हमने। अप्रॉक्स सबसे ज़्यादा एरिया कवर भी यही करती है एलुवियल सॉइल 38% के आसपास। अब इसमें थोड़ा सा और तुम समझना, अच्छा राइस वगैरह इसमें अच्छे हो सकते हैं, इसमें ना शुगर केन अच्छा हो सकता है, व्हीट अच्छा हो सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। मेन है इसके ना 2 टाइप होते हैं, खादर और भांगर। अब तुम ये समझना, जैसे अब इसमें अपना इमेजिनेशन से समझना कि एक रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है। तो रिवर के जस्ट पास वाले जो किनारे होंगे वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होंगे, क्योंकि क्यों, मॉइस्चर ज़्यादा होगा वहाँ पर। जो मॉइस्चर ज़्यादा होता है ना, तो इसको हम बोलते हैं खादर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं न्यू एलुवियल सॉइल। क्यों? क्योंकि नदी के जस्ट पास में है ना, तो बार बार क्या होती रहती है, नदी फैलती है, फिर नदी कम हो जाती है, फिर नदी फैलती है, कम हो जाती है, तो हर बार ये वाली मिट्टी नई होती रहती है, ठीक है, हर साल क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं न्यू एलुवियल। अब समझना कि जो नदी का किनारा है उसके बाद वाला एरिया, वो वाले एरिया को हम बोलते हैं भांगर। भांगर का मतलब ये है कि वो ओल्ड एलुवियल है, वहाँ थोड़े तुम्हें कंकड़ देखने को मिल जाएंगे, वो इतना मॉइस्चर देखने को नहीं मिलेगा, है एलुवियल ही, लेकिन नदी के जस्ट पास वाली होती है ज़्यादा अच्छी होती है, और नदी के बाद वाली थोड़ी ओल्ड होती है। तो इसके 2 नाम आ गए यहाँ से। रिवर के पास वाली खादर वाली बोलेंगे, और खादर के जस्ट बाद जो सॉइल स्टार्ट होगी उसे हम भांगर बोलेंगे, ठीक है, या भांगर बोलेंगे। क्लियर? एलुवियल सॉइल क्लियर है इतना? सबसे पहले हमने लोकेशन देख ली, फिर हमने क्रॉप भी देख ली, उसके टाइप्स भी देख लिए। क्लियर? नाउ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को एक वर्ड और बोला जाता है, रेगुर सॉइल। अब देखा जाए ब्लैक सॉइल बनती कैसे है, तो ब्लैक सॉइल बनती है इग्नीशियस रॉक से, ठीक है। पाई कहाँ जाती है? एमपी में, कर्नाटका में, थोड़े से साउथ के कुछ रीजन्स में, कंप्लीट एमपी में नहीं, हाफ एमपी में। मेन है ये जो डेक्कन प्लेटी वाला पार्ट है ना, जो तुम इसमें देख पा रहे हो, ये पूरा ब्लैक सॉइल का पार्ट है, ठीक है। अब क्रॉप कौन कौन सी इंपॉर्टेंट होती हैं इसके लिए? कॉटन, मॉइस्चर बहुत अच्छा होल्ड कर रखती है मिट्टी, यहाँ पे कॉटन बहुत अच्छा उगाया जा सकता है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बस थोड़ी सी इस मिट्टी में ये है, जैसा कि तुम डायग्राम में भी देख पा रहे हो, अगर ये मिट्टी डालने मतलब पानी डालने के बाद अगर तुमने इसको सूखने दिया तो इसमें बहुत बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं। तो जैसे इरीगेशन होता है उसके तुरंत बाद इसमें तुम्हें सोविंग मतलब बीज बोने पड़ेंगे इसमें, ठीक है। ये बस थोड़ी दिक्कत है, बाकी बहुत ज़्यादा ये भी फर्टाइल अच्छी होती है। अगला है माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल ऐसी ही जहाँ पे माउंटेन्स हैं वहाँ पे जो सॉइल होगी उसे हम माउंटेन सॉइल बोल देंगे। जैसे कहाँ कहाँ पर होगी? हिमालयन रीजन, J&K रीजन, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट, ठीक है। और अच्छा एक चीज़ और समझना, खुद ही सोचो कि अगर यहाँ पे माउंटेन्स वाली सॉइल है, इसमें फर्टिलिटी ज़्यादा होगी क्या? बिल्कुल नहीं। वो इसलिए क्योंकि सोचो सॉइल इरोजन अभी हम आगे देखेंगे, जब बारिश होगा तो सॉइल क्या होगी, धीरे धीरे ज़मीन की तरफ चली जाएगी बह के, ठीक है। तो यहाँ ह्यूमस कम होता है, तो ये किसके लिए अच्छी होती हैं? जो पहाड़ों पे, तुम्हें असम याद होगा, असम में अगर किसी ने वीडियोस वगैरह देखे होंगे तो उसमें ऐसा है कि टेरेस बना दिया जाता है, एक टेरेस जैसा इसमें डायग्राम बना हुआ है, और उसमें क्या उगाया जाता है? टी, कॉफ़ी, ठीक है, स्पाइसेस। मेन टी और कॉफ़ी के लिए बहुत अच्छा होता है ये फॉरेस्ट माउंटेन वाली, ये फॉरेस्ट सॉइल। अगली अगली है एल्कलाइन सॉइल या सैलाइन सॉइल। ये ऐसी सॉइल होती हैं जहाँ पे धीरे धीरे क्या होता है, जैसे कि कोस्टल प्लेन के राइट साइड में क्या होता है? हाई सॉल्ट कंटेंट होता है। समुद्र से तुमने सुना होगा ना कि नमक बनता है, तो होता क्या है, यहाँ पे जो एरिया होता है कोस्टल प्लेन वाला, ये बहुत ही हाई सैलाइन होता है, यहाँ नमक बहुत ज़्यादा होता है। तो कोस्टल वाले एरिया की साइड वाले को तुम बोल दोगे सैलाइन सॉइल या एल्कलाइन सॉइल। क्लियर? अगला है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल सिंपल, एरिड सॉइल मतलब ऐसी सॉइल जहाँ पे पानी कम होता है, ठीक है, मतलब मॉइस्चर बहुत ज़्यादा कम है, सैंडी है, सैलाइन है, उतनी ज़्यादा फर्टिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, उतनी ज़्यादा क्या फर्टिलिटी है ही नहीं। कैक्टस उगाया जा सकता है और बाजरा उगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इन्हें पानी कम लगता है, ठीक है। ये सिर्फ वेस्टर्न राजस्थान है। अच्छा एक चीज़ और समझना, पूरा राजस्थान रेगिस्तान नहीं है, पहली चीज़। सिर्फ वेस्टर्न का पार्ट जो है राजस्थान का, सिर्फ वो है हमारा थोड़ा सा डेजर्ट वाला एरिया, बस और नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई एरिड सॉइल। हाँ, तो हम बात कर रहे थे लैटराइट सॉइल की, ठीक है। तो लैटराइट सॉइल कहाँ है? ऐसी जगह पाई जाती है जैसे जो ज़्यादा फॉरेस्ट वाला एरिया होता है, जैसे फॉरेस्ट वाला बोल रहा हूँ, माउंटेन वाला एरिया होता है, जैसे कि वेस्टर्न घाट, केरल वाला पार्ट, ठीक। और इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, पूरा मेघालय, असम, दिस वन। अब वो क्यों होता है ऐसा लैटराइट सॉइल? अब जैसे बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो पूरी सॉइल क्या है, बह के चली जाएगी। तो ये लैटराइट सॉइल वहाँ पाई जाती है जहाँ पे बहुत लेस फर्टिलिटी होती है। अब देखो सॉइल चली गई तो फर्टिलिटी होगी क्या? मिनरल्स तो सारे सॉइल में होते हैं ना, तो फर्टिलिटी भी कम होगी। और ऐसे एरियाज़ में क्या होता है, लैटराइट सॉइल पाई जाती है। अब लेकिन ये सबसे अच्छी, ये भी किसके लिए अच्छी होती है? टी, कॉफ़ी, रबर। देखा जाए तो माउंटेन सॉइल लैटराइट सॉइल ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो एक ही में आएगा, क्योंकि वो हमने वहाँ भी देखा था, सेम चीज़ ही है वो, ठीक है, अलग नहीं है। तो लैटराइट सॉइल मेन इंपॉर्टेंट होती है, जैसे
टी कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए, कैश्यू के लिए, कैश्यू क्या होता है, काजू, ठीक है, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना जितने हमारे, उनके लिए लैटरल सॉइल बहुत अच्छी होती है। बस हमें ये एक चीज़ और याद रखना है, अच्छा एक मतलब समझना कि एरिड सॉइल और लैटराइट सॉइल दोनों में फर्टिलिटी कम होती है, लेकिन रीज़न बहुत अलग अलग है। लैटराइट सॉइल की फर्टिलिटी इसलिए कम हो जाती है क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि सॉइल ही बह के कहीं और चली गई, फर्टिलिटी ख़राब हो गई। एरिड सॉइल इसलिए कम है क्योंकि बारिश ही नहीं हो पा रही है। समझ में आ रही है ना दोनों जगह बात, उधर हाई टेम्परेचर है, इधर हाई टेम्परेचर नहीं है। क्लियर। लास्ट है अपना रेड एंड येलो सॉइल। अब रेड एंड येलो सॉइल क्या होती है, अब रेड एंड येलो से समझना, रेड कलर, अच्छा कभी तुमने आयरन देखा होगा, जो नॉर्मल आयरन होता है, आयरन मतलब ये लोहे की बात कर रहा हूँ, अगर उसमें रस्ट लग जाता है ना तो रस्ट हल्का सा ना रेडिश कलर का होता है। इसका मतलब जो आयरन का कलर होता है ना, जहाँ भी आयरन मिक्स होता है वो हल्का सा रेडिश हो जाता है। जैसे हमारा ब्लड, अगर वो तो नॉर्मल ज़मीन की मैं बात करूँ, नॉर्मल आयरन की, वो तो छोड़ो, हमारा ब्लड भी रेड है। क्यों? क्योंकि हमें हेमोग्लोबिन होता है ना, हेमो मतलब क्या होता है, आयरन होता है, तो उसका ओरिजिनल कलर ही होता है हल्का रेडिश कलर। तो ऐसी मिट्टी जहाँ पे आयरन कंपोजिशन थोड़ा सा ज़्यादा होगा, वहाँ पे कौन सी सॉइल देखने को मिलेगी, रेड सॉइल देखने को मिलेगी। येलो सॉइल क्या है, यही जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाती है तो हल्की सी येलो हो जाती है। ठीक है, तो कुछ अलग नहीं है वो। अब वो तुम एक बार इसमें देख लेना, एरिया कौन सा है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, डेक्कन, ठीक है, ये हो गई। बस ये वाला चैप्टर तुम्हारा यहाँ पे हो जाता है, मतलब सॉइल वाला कंप्लीट हो गया। अब सॉइल सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, हमें सॉइल, अच्छा मेन इंपॉर्टेंट क्या है सॉइल के लिए, तुमने इतनी सारी चीज़ें देखी, इसमें बार बार एक वर्ड आ रहा था सॉइल इरोजन, वो देखते हैं। ये रहा मेन, सॉइल इरोजन होता क्यों है, सॉइल इरोजन क्या होता है पहले तो ये समझ लो। कहीं भी लैंड की टॉप लेयर जब बह के कहीं चली जाती है तो उसे हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। नॉर्मल सी डेफिनेशन ये है सॉइल इरोजन की, कि सॉइल कहीं चली गई, अब देखो सारे मिनरल उसमें थे वो सब चले गए तो फिर हमें काफ़ी नुकसान हो जाएगा वहाँ पे। अब ये क्यों होता है, क्या क्या वजह हो सकती हैं। सबसे पहले अगर बारिश हुई तो देखना तुम, जब पहाड़ के ऊपर से पानी गिरेगा तो ऐसा गली वाली बना लेता है एकदम, मतलब गली वाली बना ली एकदम, उसमें से पानी बह के निकल जा रहा है। अब उसके साथ मिट्टी भी बह के निकल गई, मिट्टी निकल गई ना, तो ये हो जाएगा गली इरोजन। एक गली बना ली, गली में से निकल गए तो ये हो गया गली इरोजन। अब कहीं बारिश नहीं हो रही, जैसे कि डेजर्ट वाला एरिया है, वहाँ पे हवा बहुत चल रही है। अब हवा चलने से क्या होगा, हवा चलने से मिट्टी उसके साथ उड़ के चली जाएगी। तो एक हो गया विंड से, जिसमें वो फ्लो करके, मतलब ब्लो करके चली जा रही है। अच्छा, विंड ब्लो होती है और पानी फ्लो होता है, अलग अलग याद रखना। तो विंड के साथ अगर मिट्टी उड़ के चली जा रही है तो भी नुकसान है, तो उसे विंड इरोजन बोल देते हैं। पानी के थ्रू जो जाता है गली बना के, उसे गली इरोजन बोल देते हैं, वही एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें। अब क्या क्या होता है इससे, सबसे पहले फर्टिलिटी ख़राब हो जाएगी। अब देखो, जब सॉइल चली गई ना, तो जो फर्टिलाइज़र होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, वो सब सॉइल में होते हैं। तो अब प्लांट्स ग्रो अच्छे कर पाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं। लैंड में तो नीचे पत्थर ही है ना, जो क्वालिटी अच्छी होती है वो सॉइल के अंदर होती है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, धीरे धीरे पेड़ कम हो जाएंगे, फिर पहाड़ कम हो जाएंगे, ये कम होगा तो हमारे पूरा इकोसिस्टम बैलेंस बिगड़ जाएगा, जैसे बारिश कम होना, ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, अगर बात करें इसको सही कैसे किया जा सकता है, तो एक नया टॉपिक निकलता है, सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, अब समझना, सॉइल कंजर्वेशन ऐसी चीज़ है जिससे हम सॉइल को बहने से बचा लें बस। ठीक, अब वो कैसे बचाया जा सकता है, तो एक ये एग्जांपल दिख रहा है, टेरेस फार्मिंग। ये ऐसा होता है कि तुमने पहाड़ एकदम स्लोप है, अब बारिश हुई तो स्लोप करके नीचे ऐसा बह के निकल लिया। अब तुम्हें रोकना है इसको, रोकने के लिए पहाड़ को सीढ़ियों जैसा काट लिया है, दिख रहा है ना इसमें, वो आदमी लाल टोपी वाला, नहीं पीली टोपी वाला। तो ये है ऐसा कि इसने ऐसा स्लोप जैसा काट काट के रखा है पहाड़ों को। काटने से क्या होगा ना, कि अब मिट्टी जो बह के इधर उधर जाने वाली थी नीचे तक, अब वो होगा ऊपर वाली लेयर से नीचे वाली लेयर में आ जाएगी। और यहाँ थोड़ा सा ना ये लोग ब्रेकर जैसा बना के रखते हैं। ठीक है, अब ब्रेकर जैसा बनाने की वजह से क्या होगा, सॉइल फ्लो करके नीचे जा ही नहीं पा रही है, जो बर्बाद हो रही थी। अब एक जगह से नीचे आई तो नीचे वाले खेत के लिए अच्छा हो जाएगा, फिर नीचे आएगी नीचे वाले खेत के लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे पूरे पहाड़ में हम लोग ये टी प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन, ये सब करना देखते हैं। तुम वीडियो निकाल के देख लेना, तुम्हें दिख जाएगा, टी और कॉफ़ी का प्लांटेशन ऐसे ही होता है। ठीक है, टेरेस फार्मिंग जैसा होता है, और ये बहुत अच्छा होता है। इससे गली इरोजन खत्म हो जाता है, विंड इरोजन खैर यहाँ पे नहीं रोका जा सकता इसके थ्रू। और फिर डैम्स बनाओ, ताकि जैसे रिवर क्या है, फ्लो करके आखिरी में ओशन में मिलनी है, तुम्हारे उसका पानी यूज़ में आया क्या, उतना जितना तुम यूज़ कर सकते थे नहीं, तो तुमने डैम्स बना लिया, रिवर का पानी रोक लिया, तुम जब जैसे चाहे जब चाहे उसको यूज़ कर सकते हो। चलो ये भी अच्छा तरीका था। और क्या कर सकते हो, मिट्टी को होल्ड कर रखने के लिए ना पेड़ों की ज़रूरत पड़ती है। तुम देखना कोई भी पेड़, छोटा सा एक पौधा उखाड़ के देखना ज़मीन से, उसमें तुम्हें जड़ में दिख जाएगा कि मिट्टी के ऐसे गांठें जैसी निकल के आ गई उसके साथ। इसका मतलब जो पेड़ों के रूट्स होती है ना, वो मिट्टी को बांध के रखती है। इसलिए अफॉरेस्टेशन ज़रूरी है। अफॉरेस्टेशन मतलब होता है बहुत सारे पेड़ लगाना। पेड़ लगाने से होगा, मिट्टी बांध के रखेगी तो मिट्टी फ्लो करके कहीं जा ही नहीं पाएगी। मिट्टी वहीं की फ्लो करके जाती है या उड़ के जाती है जहाँ पे पेड़ पौधे कम होते हैं। ठीक,
और अगला ये शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट ऐसा होता है कि तुम ऐसा बॉर्डर बना लो, किससे बना लो, पेड़ों से ही बना लो, ठीक है, वो सेम ही चीज़ है। तो ये था हमारा चैप्टर। तो ये तुम लोगों को समझ आया, जैसा भी लगा बता देना, ठीक है। अब देखो, लाइक सब्सक्राइब करो या ना करो, मर्ज़ी है तुम्हारी। बाकी ना कमेंट ज़रूर कर दें। जैसे मान लो ये नया वीडियो था, फर्स्ट वीडियो था, तो ये बहुत सारे लोगों के पास तो नहीं जाएगा खैर, पर जिन लोगों के पास भी जाएगा ना, वो कमेंट करके बताना इसमें दिक्कत क्या लग रही है, वॉइस में प्रॉब्लम है, डायग्राम्स में प्रॉब्लम है, ये जो प्रेजेंटेशन था इसमें कोई दिक्कत, मतलब ये एक बार थोड़ा सा बता देना 1 मिनट लगा के, ठीक है। बाकी थैंक यू, जैसा भी तुम्हें अच्छा लगा हो, ठीक। हम ना ऐसे ही अब ये सीक्वेंस वाइज सारे चैप्टर करेंगे पूरे क्लास 10th के, क्लास 10th 9th और 8th के। ओके, बाय, थैंक यू।